गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने एक बार फिर से जाति की राजनीति पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने सनातन संस्कृति, सामाजिक एकता और देश की स्थिरता को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने और भारत को तोड़ने की साजिश हो रही है। उन्होंने समाज में मौजूद विषधर और कालनेमी जैसे तत्वों से सावधान रहने की अपील की। मुख्यमंत्री ने सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताया। सवाल है, क्या मुख्यमंत्री का इशारा उन ताकतों की ओर है जो जातीय राजनीति के सहारे अपनी जमीन तलाश रही हैं, या फिर ये 2027 की सियासी लड़ाई से पहले विपक्ष पर सीधा वैचारिक हमला है? दो टूक में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। राजनीति की कुछ विकृतियों ने देश को कमजोर करने का प्रयास जरूर किया। कुछ क्षेत्रीयता के मुद्दे उठाने के प्रयास हुए। समय समय पर जातीयता के मुद्दे खड़े करने के प्रयास होते हैं। ये क्षेत्रीयता के मुद्दे हों या जातीय आधार पर समाज को विभाजन के मुद्दे, ये उसी और भारत को ले जाने के कुत्सित प्रयास हैं जिनसे उभर करके ये देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ा था और अंततः स्वतंत्र हुआ था। चुनाव होगा, विकास के मुद्दे पे, पेपर लीक पर, युवाओं की जो चरम बेरोजगारी है उस पर, किसानों के मुद्दे पे, ये तमाम जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, चुनाव उस पे होगा। और मुख्यमंत्री सनातन धर्म की आड़ में चुनाव को भटकाना चाहते हैं। भगवान का नाम लेकर के चढ़ावे की चोरी करने का पाप करने वाले, चंदे की चोरी करने का पाप करने वाले, जमीनों के में बेईमानी करने का पाप करने वाले, मंदिर के निर्माण में 40% की बेईमानी करने का, कमीशन खाने का पाप करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। वो है कालनेमी। असलियत के कालनेमियों को पहचानिए। आप तो गोरक्ष गद्दी के पीठाधीश्वर है, महंत है, सब जानते हैं। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि दो टूक के आज के हमारे सवाल क्या हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्या जाति की राजनीति चुनावी हथियार बन गई है? क्या हर बार चुनाव में जिस तरीके से जाति का जिक्र होता है, इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? सवाल नंबर 2, यूपी में जाति की राजनीति से किसका फायदा होगा, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 3 यह है कि मौजूदा समाज में कालनेमी और विषधर कौन है, किसकी तरफ मुख्यमंत्री इशारा कर रहे हैं, हम ये भी समझेंगे। आज का हमारा चौथा सवाल, क्या जातीय राजनीति से राष्ट्रीय एकता को खतरा है, इसका जवाब भी हम तलाशेंगे। और आज का हमारा पांचवा सवाल, क्या सनातन बनाम जातिवाद 2027 चुनाव का मुद्दा रहने वाला है क्या, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ये आज के हमारे 5 सवाल हैं। हमारी कोशिश होगी अगले आधे घंटे की चर्चा में इन 5 सवालों का जवाब हम तलाश पाएं। और चलिए मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र भट्ट साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। केबी त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सबका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आनंद जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। कौन है इस समाज में कालनेमी और विषधर? देखिए, कालनेमी और विषधर वो लोग हैं जो समाज का नाम लेते हैं और करते समाज घात है और नाम समाजवाद का लेते। वो लोग हैं जो सनातन को मक्खी, मच्छर, डेंगू, मलेरिया, एड्स बताने का काम करते हैं, जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम करते हैं, जो दंगाइयों को बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में उनका महिमा मंडन करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में और देश में तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद का समर्थन कर देते हैं, हिंसा दंगा करने वालों का समर्थन कर देते हैं, और साथ साथ जो सरकारी धन का इस्तेमाल सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में, हज हाउस बनाने में और इफ्तारी करने में खर्च कर देते हैं, बाकी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे तमाम लोग जो इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए खुद को पोस्टर लगाकर सबसे बड़े सनातनी बता रहे हैं, ऐसे लोगों से ही उत्तर प्रदेश और देश को खतरा है।
जाति का नाम लेकर समाज को तोड़ने वाले, जातियों के नाम पर नफरत फैलाने वाले। आज देखिए, एक महान संत के विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही, संत रविदास जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भदोही जिले का नाम पुनः जो है संत रविदास जी के नाम पर किया जाएगा। आज ही उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के जितने भी पुरोधा हैं, उनकी जो प्रतिमाएं हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, साथ साथ उस पर छत्र बनाया जाएगा। अब जो जाति जाति की बात करते हैं उनको तो ये बताना पड़ेगा कि इन सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के नाम पर उत्तर प्रदेश में जो जनपदों के नाम हुए, जो शिक्षण संस्थानों के नाम हुए, उनको क्यों बदल दिया गया? क्या नफरत थी? समाज को जो सकारात्मक संदेश देने वाले लोग हैं, जो समाज को एक करके लेके चलने वाले लोग हैं, आखिर उनसे इतनी तकलीफ क्यों रही? ठीक है आनंद जी, अभी भी आपने पिन पॉइंट करके नहीं बताया कि वो कौन लोग हैं। अगर आप क्लियर कर पाएं कि समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, तो मैं उसी हिसाब से उनसे सवाल करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं। आज ही ओपी राजभर साहब का एक बयान सामने आया। आनंद जी, वन सेकंड, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आनंद जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। ओपी राजभर साहब ने कहा कि अखिलेश यादव जी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जिस तरीके से मुखर होकर बोल रहे थे, अगर वो यादव होते तब इसी तरीके से मुखर होकर बोलते क्या? मतलब एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस आधार पर हुआ कि वो अपनी जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसका निर्वहन नहीं कर पाए, उसको भी जाति के चश्मे से ओपी राजभर साहब देख रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जातीय राजनीति कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है या जो आपके सहयोगी हैं वो कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी इसका ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं। लेकिन उनके प्रश्न को अगर थोड़ा लंबा आप खींचिए तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक अनिल यादव जी होते थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बनाए गए। हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी, कहा ये तो सजा, मतलब इन पर तो तमाम गंभीर अपराध हैं, तमाम मामले दर्ज हैं, इनको आपने कैसे लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना दिया, यूपी लोक सेवा आयोग का, और वो भी जबकि ये बहुत नीचे था इनका नाम। तो हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कराने के लिए आज जो लोग नकल पर और परीक्षा पर बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं। उस फैसले को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। तो आपको तो लग रहा होगा ना कि किनको बचाने के लिए गए थे। तो मुझे लगता है शायद इसी संदर्भ में उनका यह बयान। ठीक है पूजा जी, आपका जवाब। जिस तरीके का रिएक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया, ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी पर यह हमला किया था। मतलब जिस तरीके का काउंटर किया गया, क्या वो जरूरी था? क्या मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या चोर की दाढ़ी में तिनका? क्या आप इग्नोर भी कर सकते थे? ठीक है, वो बयान दे रहे हैं, देते रहिए, नाम विषधर है, नाम कालनेमी है। अमित जी, आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। अमित जी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट जाएंगे वो बोलते रहे, ऐसे बहुत सारे बोलते रहते हैं। हमने जो है ओपी राजभर के बयान पे कुछ नहीं बोला ना, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो सबके मुख्यमंत्री हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद ना करे, उनका जो कार्यभार है उसको संभाले। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, काल निमी का डेफिनेशन दे रहे थे बढ़ा चढ़ा करके। तो इनसे पूछिए कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में बैठ करके धारण किया आपने साधु का वेश और वहां पर चोरी की, ये होता है कालनेमी। कि आप साधु का मुंह में राम रहता है और बगल में छुरी रहती है, ये कालनेमी। और इसको चरितार्थ करते हुए भाजपाई दिख रहे हैं। और इन्होंने अभी जो है संत रविदास की बात की। संत रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये उनके वक्तव्य हैं। उन्होंने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, ये भी जो है रैदास जी ने कहा हुआ था। तो अब इनसे पूछिएगा क्या यहाँ पे ये चल रहा है? यहाँ पे तो जो है पूर्व मुख्यमंत्री अगर मंदिर चले जाते हैं तो उनका जो है मंदिर को धुलाया जाने लगता है। उत्तर प्रदेश में 10 थानों की फोर्स लग करके एक दलित को विवाह कराने ले जाती है, क्योंकि वो घोड़ी पे चढ़ जाता है, वरना घोड़ी पे चप्पल पहन करके आप जाते तो आपको जो है पीट दिया जाता है। आपके मंदिर जाने पे, आपके कथा सुनाने पे आपको मूत्र पिलाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के सर पर होता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे कहाँ बराबरी का दर्जा दे रहे होते किसी को। कभी कहते हैं कि एक मुसलमान 100 हिंदुओं में सेफ है, 50 हिंदू 100 मुसलमानों में सेफ नहीं है, और कहते हैं कि अपने छत पे आप नमाज मत पढ़िए, और किसी को कहते हैं नहीं ठीक है, ये जाइए, पूरा का पूरा रूट एक तरफ बंद रहेगा।
तो ये उत्तर प्रदेश को गर्त में डाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इनसे परेशान है और इसीलिए विपक्ष पूजा जो जी, है लेकिन वो तो ये कहते हैं कि हम तो 2014 से नारा देते आ रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अचानक से पीडीए आप लोग करने लगे, आप कहने लगे कि हम पीडीए के हक की बात कर रहे हैं। मतलब आपने अगर हिंदू धर्म में जातियों की बात की जाए तो आपने उनका विभाजन किया और आपने कहा कि आप पीडीए की अगुवाई कर रहे हैं और उनके हक की लड़ाई कर रहे हैं। हम तो यूनिटी कर रहे हैं ना, हम तो सबको लेकर के चल रहे हैं ना। पीडीए में कौन कौन है फिर पूजा जी? सारे लोग हैं। कौन कौन है? सब है, पूरा समाज है उत्तर प्रदेश पीडीए में का। आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अगड़ा की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी की बात कर रहे हैं। आपके ए का क्या मतलब है? आधी आबादी। मैंने पहले बात बोली, देखिए अमित जी बार बार इस पर डिबेट करना ठीक नहीं होता है। एक नहीं, आप क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आनंद जी से उस हिसाब से जवाब ले लूंगा ना कि आप उसको नहीं, बिल्कुल आप ले लीजिएगा जवाब। आप एक आधी आबादी, अगड़े और अल्पसंख्यक, आदिवासी सब ये तो आप कंफ्यूज कर रही है ना पूजा जी, आप वोटर्स को भी कंफ्यूज कर रही हैं कि आपके एक को वो क्या समझे। उसका नहीं, हमने आपको बता दिया एक हमारे आशय क्या होता है। हम कह रहे आपको एक खाते 4 लगानी है, लगा लीजिए। अगर आपको एक जो है सफिक्स में 4 लगानी है, आप लगा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने आपको बता दिया। अगर आपके ए को अगड़ा वाला अल्पसंख्यक समझ ले और आपको वोट नहीं देगा तो ठीक है फिर। अमित जी, जो वोटर्स हैं उनको पता है कि कौन उनके हक की बात कर रहा है। डॉक्टर पूजा मिश्रा बैठ करके बात कर रही हैं अगर आधी आबादी की, अल्पसंख्यक की, अगड़ों की, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आनंद जी काउंटर करना पार्टी किस दिशा में काम कर रही है। आनंद जी आप काउंटर करिए, फिर मैं जाऊंगा कांग्रेस पार्टी के पास। मैं देखिए, यदि सब समाहित हैं तो फिर अलग से नारा देने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर सारे समाहित, कौन है ये ज्ञान देने वाले? सुन तो लीजिए, अगर सब समाहित, आप सरकार में है, पहले आप जवाब दे ही लीजिए। अरे सावधान, दंडवत प्रणाम कर लेंगे हम आपको, बस भगवान के राम के मंदिर में जो चोरी हो रही। बहन जी सुन लीजिए, बहन जी सुन लीजिए। देखिए, अगर सब समाहित हैं तो कहिए सबका साथ, सबका विकास। और अगर आप कोई स्पेसिफिक नारा दे रहे हैं, पहले आप MY कहते थे, खुल के कहते थे, फिर आपने पीडीए दिया, खुल के कहा, अब लगने लगा कि इस नारे से तो नुकसान हो सकता है, तो आप उसमें कहने लगे नहीं, आधी आबादी भी है, अगड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, और न जाने कितनी कितनी। आप कहिए ना कि हम सबको साथ लेके चल रहे, सबका साथ, सबका विकास। कोई जरूरत नहीं है अलग से नारा देने की। लेकिन हकीकत क्या है कि आपने वो कहावत कही ना, क्योंकि आपको भगवान राम के साथ भी छुरी ही दिखाई देती है। आप कहती हैं भगवान राम के साथ छुरी ही आपको दिखाई दे रही है। अरे किसी और का नाम ले लीजिए राम जी की जगह। लेके चलते हैं आप लोग भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी करने वाले लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ, भगवान राम के नाम के साथ आपको छुरी दिख रही है। यही भगवान राम के नाम की जगह अगर आप किसी और के नाम के साथ छुरी लगा देंगी, और आपको भी पता है खींचने वाले, भगवान राम का जो नाम बूटे मारने वाले, शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने देने वाले, आप लोग भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी करने वाले, चंदा चोर, रखने वालों चोर यहाँ बैठ करके ज्ञान देंगे। तो आप राम जी के साथ पूरी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। बस यही समझ लीजिए, भगवान राम के साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को बर्बादी की राह पर अग्रसर कर दिए हुए हैं। आज बनाओ, कल टूट जाए। भगवान श्री राम जी का मंदिर बने, चुरा लो, मतलब भावना नहीं रखनी है। कह रहे हैं कि हम नाम रखेंगे, जैसे भगवान श्री राम जी की मंदिर बनाई पर भगवान श्री राम जी का भावना नहीं रखा। बातों की जलेबी बन जा रही, किसी की बात क्लियर नहीं आ पा रही। केबी त्रिपाठी जी को आगे पूजा जी आपकी बात भी आ गई और आनंद जी आपका काउंटर भी आ गया उस पर। एक बार केबी जी को चर्चा में लाऊं और साथ ही वीरेंद्र भट्ट साहब को, उसके बाद मैं आऊंगा आप लोगों के पास दूसरे राउंड में। केबी त्रिपाठी जी, जब आप लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जब आप लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब आप लोग ये कहते हैं कि ओबीसी को बराबर भागीदारी नहीं मिली है, जितनी उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, तो क्या आप एक मौका देते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को कि वो ये कहे कि आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं? अमित जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम। जितना समय दुबे जी को दिया था अनुपात में समय दे दीजिएगा, मैं सारी बातें आप शुरू करिए पहले। हाँ जी, जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान आप दिखा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ जी भी आज उत्तर प्रदेश में खुद कालीनेमी घोषित हो चुके हैं। और मुझे ये लग रहा है जो उन्होंने कालीनेमी और विषधर कहा है, इसमें कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी जी शामिल है, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे ही है। चौकीदार
ही आज चोर है, ये स्थापित हो गया कि राम को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी लूट लिया। अगर जो योगी आदित्यनाथ जी कहें तो 9 साल से उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, आज तक सिर्फ भय, भूख, भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं। धर्म में बांटना, वर्गों में बांटना, जातियों में बांटना, ये भाजपा का काम है और भाजपा की राजनीति का मुख्य मुद्दा यही है कि वो विभाजन करेंगे। यही मुख्यमंत्री है जिन्होंने 80-20 का नारा दिया था, यही मुख्यमंत्री है जो कहेंगे कटोगे तो बटोगे। ये खुद ही कालीनेमी है, खुद ही बिस्तर हैं और इनकी जो अपनी भाजपा की लड़ाई उनके लिए बात कर रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा से विचारधारात्मक आधार भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। हम तो सबको साथ लेके सबके हक की बात करने वाली पार्टी हैं और सबके हक की बात कर ही रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जितनी जितनी हिस्सेदारी केवी त्रिपाठी जी फिर क्यों कहते हैं कि ठाकुरवाद हावी हो गया है, फिर क्यों कहते हैं कि ओबीसी को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है? क्या इस समय अमित जी आप देखिए कि शायद उत्तर प्रदेश की कोई सरकार ऐसी रही हो जो इतनी जातिवादी होकर निर्णय लेती हो, काम करती हो। आप देखिए अधिकारियों की नियुक्ति को, अधिकारियों के लिए नियमों को। अभी आप देखिए जौहर विश्वविद्यालय पर जो निर्णय ले रहे हैं और जिन्होंने स्टे दिया है, आज हाईकोर्ट ने कहा कि वो आंजनेय कुमार सिंह साहब आज तक अपने डेपुटेशन के सारे नियमों को तोड़ चुके हैं। न तो डबल इंजन की सरकार इस पे कुछ बोलेगी, केंद्र ने इतना लंबा डेपुटेशन किस आधार पे दिया है, कितने समय से वो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, सिर्फ इसी कारण कि सिंह इज किंग, वो ठाकुर साहब हैं तो वो वहां बैठे रहेंगे। तो ये तो आंखों से दिख रहा है। आप 75 के जिलों के अधिकारियों की पोस्टिंग उठा के देख लीजिए। जाति पर काम करना भाजपा का काम है। भाजपा धर्म पर बांटेगी, वर्ग पर बांटेगी, भय पैदा करेगी। आनंद जी आप काउंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वीरेंद्र जी को चर्चा में शामिल कर लूं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, मैं भी एक बार भी उनके पास नहीं जा पाया हूं। वीरेंद्र जी मैं सवाल करूं उससे पहले, देखिए आज इस वक्त स्क्रीन पर 4 चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं और चारों ही ब्राह्मण हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमको देखने वाले कह दें कि ब्राह्मणवाद से चाहिए आज़ादी। तो समय समय पर जिन लोगों ने ऐसा नारा लगाया है वीरेंद्र जी, क्या उन लोगों को विपक्षी पार्टियों ने शामिल करके, मतलब कई सारे चेहरे अगर आप देखेंगे उनको बाद में देखा गया कि उनकी करीबी देखने को मिली, क्या शामिल करके एक मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कहने का कि देखिए ये तो जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहते थे, या जिन्होंने कभी ये कहा कि ओबीसी को उनका हक नहीं मिला, उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली, उनकी हिमायत कर रहे हैं ये लोग। तो ये लोग दरअसल समाज में जाति विभाजन चाहते हैं, ये एक मौका देते हैं क्या ये करके? और साथ ही मेरा सवाल ये भी, क्या 2027 की पिच आपको सनातन बनाम जाति कार्ड देखने को मिल रही है क्या? देखिए, आपने 22-24 मिनट के कार्यक्रम में 100 साल के इतिहास को समेटने का जो लक्ष्य रखा है, ये बहुत ही जटिल विषय है और यहाँ पर कोशिश करते हैं सर जितना भी कर पाते हैं। हाँ। हैं ये मुझे बोलने नहीं देंगे और कम से कम जो त्रिपाठी जी हैं और जो प्रवक्ता सपा की, ये तो मुझे ही आरोप लगाएंगे। सपा वाले छूटते बोलते सरकारी पत्रकार। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। तो पहले इनसे मैं आप निवेदन कर लीजिए कम से कम भाषा की मर्यादा को। नहीं आप कंप्लीट करिए सर। आपने शुरुआत में कहा कि प्रदेश में जाति की राजनीति को चुनाव का हथियार बना लिया गया है। ये राजनीति यूपी में कम से कम पिछले 5 दशक से हो रही है, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उभार के बाद से भारत में वास्तविक रूप से इंक्लूसिव समावेशी राजनीति की शुरुआत हुई है। उन्होंने नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास। तो इससे जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिनकी राजनीति का आधार ही जाति है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, उसको बहुत धक्का पहुंचा है। और ये इसी राजनीति का दबाव है कि समाजवादी पार्टी को 2023 में जाति की राजनीति को नया नाम देना पड़ा पीडीए। और अब समाजवादी पार्टी को इसी दबाव के चलते, बीजेपी की समावेशी राजनीति के दबाव के चलते अब कहना पड़ रहा है उनके पीडीए का एक क्या है सर, हिंदुत्व क्या वो होता भी है, समझा ये सबको दीजिए। मालूम है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है, ये आज तक समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने आज तक स्पष्ट नहीं किया है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कल आपने लोकसभा में देखा कल कैसे प्रियंका गांधी ने सनातन धर्म की खिल्ली उड़ाई, गोमूत्र का मजाक उड़ाया। जो आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर है, इतने ख्याति प्राप्त साइंटिस्ट हैं, उनका कैसे कल खिल्ली उड़ाई। तो सनातन धर्म से कांग्रेस का क्या लेना देना है, ये कल स्वयं प्रियंका गांधी ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया। उस पर किसी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यूपी में जो जाति के आधार पर राजनीति होती क्यों है? ये होती इसलिए है कि इससे वोटों का गोलबंदी, वोटों का मोबिलाइजेशन आसान हो जाता है। यूपी में एक नेता थे, 90 में कहते थे जब मंडल लागू हुआ था कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। और भीड़ हिस्टीरिया से पागल हो गई थी। लेकिन वो पागलपन आज पैदा करना जात के नाम पर संभव ही नहीं है।
तो ये जो बीजेपी की जो समावेशी राजनीति है, कोई यूपी में किसी जाति मजहब का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे सरकार की इस योजना का लाभ इस कारण नहीं मिला कि मैं इस जाति का हूं या मैं इस मजहब का हूं। ठीक है सर। ये जो तीन लोग हैं, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लोग हैं, इनका संवाद की शैली अलग है, इनकी संवाद केबी जी और पूजा जी दोनों ही आपकी बातों पर काउंटर करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन मैं क्रमबद्ध तरीके से मौका दूंगा। आनंद जी, सबसे पहली बारी आपकी। ठीक है सर, सबसे पहली बारी आपकी। आप पूजा जी की बातों पर और केबी जी की बातों पर काउंटर करना चाहते हैं। मैं केबी त्रिपाठी जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने उनको जो समय दिया, तो उन्होंने आप पे सवाल नहीं उठाया। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आज संसद में समय देने के बाद भी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे समय नहीं दिया, माइक चालू होने के बाद भी कहा कि माइक बंद है, ये तो कम से कम केबी त्रिपाठी जी ने आप पे कोई आरोप नहीं लगाया। और राहुल जी ने जो कैटेगरी डिसाइड की उस कैटेगरी में किसी को नहीं डाला, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार केबी त्रिपाठी जी को। इन्होंने संविधान की बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस तो संविधान की प्रस्तावना को लेकर चलती है। जी हाँ, उसी प्रस्तावना को लेकर जिस प्रस्तावना में इन्होंने संशोधन कर दिया था, संविधान की प्रस्तावना में भी छेड़छाड़ करने से कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आई थी। ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। इन्होंने योगी जी को लिए कहा, अरे मैं बिल्कुल कहता हूं, योगी जी काल हैं, काल उपद्रवियों के, दंगाइयों के, हिंसा खुद ही काली नेमी है। और काल नेमी के वेश में जो लोग छिपे हैं, उन पर बजरंगी गदा से प्रहार करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी। इसीलिए आप लोग बहन के राम मंदिर को लुटवा दिया, प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में कहीं सांप्रदायिक बहन के राम मंदिर को लुटवा दिया। काली नेमी है, पूरी तरह से काली नेमी है, क्योंकि तमाम कालनेमी, चंपत राय भी कालनेमी है, अमित शाह भी कालनेमी है, योगी जी खुद को ही बता रहे हैं भगवा बहन के राम मंदिर लुटवा दिया, कहते रहे सुरक्षा में चूक नहीं होगी, और इसी धोखे में हम लोग बैठे रहे और हमारे भगवान रामलला को लुटवा दिया। हर तरह का उनका चढ़ावा चोरी करा दिया, बैंक खाते में भी चोरी कर ली, लिखित पढ़त में चोरी करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं साहब हमारे रहते सुरक्षा पूरी है। कहाँ गई वो सुरक्षा? खुद काली नेमी है, अमित शाह को भी वो काली नेमी ही मानते हैं, बिस्तर ही मानते हैं। अरे लड़ाई तो फैली हुई है, उसके चलते देश को प्रदेश को क्यों सजा दे रहे? आप हम तो स्पष्ट रूप से ये मानते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। कथनी और करनी का भेद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। सरकार पूरी तरह से आपकी झूठ पर आमादा है। उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती आप करा नहीं पाएंगे, कोई परीक्षा पूर्ण करा नहीं पाएंगे। पूजा जी को लाइए। ठीक है केबी त्रिपाठी जी, समय से पहले ही आप काउंटर करने लगे, इसलिए मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। पूजा जी जवाब दीजिए कि देश की स्थिरता के लिए क्या आपका जाति कार्ड या फिर आपका पीडीए कार्ड खतरा है क्या? देश की स्थिरता के लिए ऐसी सरकार खतरा है कि जो डिविसिव पॉलिटिक्स करती है, नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है। हमारे सरकार ने, भाजपा सरकार ने ना तो केंद्र में ना तो स्टेट में इतना काम किया है कि वो अपने काम बताए। इतनी फुर्सत है उनको कि वो हनुमान जी की जाति बताएंगे, बजरंग बली बनकर कूद जाएंगे, नितिन नवीन के सामने नचाएंगे। और इतनी फुर्सत है कि कब कहाँ किसने बोला, अभी ये जो है यहाँ पर बैठ करके अपने काम नहीं बता पा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर जा रहे, नहीं बता पा रहे सड़कें कैसे धंस गई। वरिष्ठ पत्रकार जी के लिए पहली बात तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इन्होंने पहले ही पूरा बना दिया कि मेरे पर टिप्पणी ना की जाए भैया। उसके बाद में मालूम है हमें जन्नत की हकीकत पर गालिबे खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है। अगर सरकार और वरिष्ठ पत्रकार इस वहम में है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये भूल जा रही है कि उनके साथ में किस तरीके से ज्यादती की जा रही है, कैसे किसानों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, किस तरीके से जनता प्रताड़ित है, पूर्णतः प्रताड़ित है। अभी दुबे जी मीटिंग कर ले, इनके नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष शो कॉज नोटिस भेज देंगे। इनकी तो क्या हैसियत है, जब वो सांसद विधायक को नहीं छोड़ रहे थे, खुद आकर के पटेल संस्थान में पटेलों की मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अगर ब्राह्मण विधायक मीटिंग कर लेंगे तो उनको शो कॉज नोटिस कि भैया ये लो नोटिस। आपके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर देखिए सतीश महाना जी जो है पत्र लिखते हैं एक सीएमओ के लिए, उसको हटा दिया जाता है। सतीश महाना जी ये कहते हैं कि जिन्होंने भगवान श्री राम जी के मंदिर में बिना भाव के पैसे चढ़ाए थे उनका चोरी हो गया। पूरी की पूरी भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ इस बात पर लगी हुई किस तरीके से उनको कुकर्मों को ढका जाए, पर उनका कुकर्म पूरी तरीके से जनता के बीच में जनता ने भी तय कर रखा, उनको बाहर भेज देना है। देखिए
पूजा जी बता रही हैं कि इनकी वो सरकार बहुत अच्छी थी जिसमें उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। कितने फुर्सत है आप, कितने फुर्सत में आपने 10 साल में कोई काम नहीं किया ना, निकम्मेपन की पराकाष्ठा पार की हुई है ना, और अपने जबरे अपने समाज के लिए भी नहीं खड़े हो पाए ना। इतनी निकम्मपन बातें कहाँ से कम से कम मुख्यमंत्री तो सीख लीजिए। एक साथ सबकी आवाज नहीं, एक साथ सबकी आवाज नहीं। पूजा जी वो काउंटर कर रहे, प्लीज सुन लीजिए। पूजा जी नहीं, और अगर पूजा जी नहीं, सरकार अच्छी लग रही है पूजा जी, तो उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसी सरकार अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए आप विपक्ष में और हम सत्ता में। बस कैग की रिपोर्ट बताती कि सारा गमन किया। ओके, केबी त्रिपाठी जी, उनको लाइए। कर लिया जी केबी त्रिपाठी जी, आपका काउंटर। जी, मैं ये कह रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह से अपनी ही बातों में उलझे हुए हैं और इन्हें स्पष्ट रूप से पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास का कोई भी खाका जो पिछले 9 साल में खींचा है वो नहीं रख पा रही है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री आके कालनेमी और बिस्तर और जाति और इसका रोना रो रहे हैं। अरे आपने कुछ काम किया होता। जब 22 का चुनाव था तो यही योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने कहा था 100 दिन में शिक्षक भर्ती परीक्षा कराऊंगा। आज 4 साल से ज्यादा ऊपर हो गए, कहां गई वो शिक्षक भर्ती परीक्षा? आप अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 30,000 अधिक शिक्षक हैं, मतलब उनको कम किए जाने की जरूरत है। अरे भाई ये बताओ, स्कूलों का मर्जीकरण आप कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, अध्यापक आपके यहाँ बिना भर्ती किए ज्यादा हो गए हैं। देश की आबादी बढ़ रही है घट रही, जो आप शिक्षा खत्म कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही स्वास्थ्य में सिर्फ झूठी घोषणाएं। अब हमने शिक्षकों को दे दिया, कौन से शिक्षकों को आपने दे दिया कैशलेस, और उसके बाद कैशलेस की स्थिति क्या है कि किनको कैशलेस मिल रहा है इलाज, जमीन पर उतर के देखो, बताएंगे। हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। मैं पूछता हूं कितने प्रोफेसर भर्ती किए आपने? आज तक कोई डाटा दे दो कि 9 साल में मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो प्रोफेसर चाहिए होंगे ना, कि वहां पे जाके गौरक्षक दल के इनके लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, कौन प्रोफेसर है वहां पे? तो वीरेंद्र भट्ट साहब किया नहीं है। ठीक है, तो आ गई त्रिपाठी जी, आपकी बात आ गई। वीरेंद्र भट्ट साहब, 27 का जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी, मतलब यह है कि सरकार विकास के एजेंडे पर चुनावी मैदान में आपको जाती हुई दिखाई पड़ रही, कि मतलब 9 बरस में जो काम किया गया है, 10 बरस हो जाएगा चुनाव में जाते जाते, उसके आधार पर पब्लिक के बीच में जाकर वोट की अपील की जाएगी। यह सनातन की पिच आप कुछ और देख पा रहे हैं, आप जाति आधारित देख पा रहे हैं, आप धर्म आधारित देख पा रहे हैं। 27 की पिच मतलब वो सनातन पर होगी, वो जाति पर होगी या विकास पर होगी? देखिए, जो यूपी की चुनावी राजनीति का पिछले 50-60 सालों का इतिहास है, यूपी में ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि यूपी ने राजनीतिक स्थिरता का इतना लंबा दौर देखा है। एक ही मुख्यमंत्री सत्ता में है पिछले 10 साल से। कांग्रेस की सरकार यूपी में 1980 से 89 तक थी, लेकिन इस 10 साल में कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्री हो गए थे, लेकिन यूपी में बीजेपी के 10 साल में एक ही मुख्यमंत्री है। तो विकास की पहली शर्त है राजनीतिक स्थिरता, और यूपी को इस पिछले 10 सालों में इस स्टेबिलिटी का कितना लाभ मिला है, ये सारे अब ये हमारी अर्थव्यवस्था पूरी डिजिटल है, सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन ठीक है सर, समय समाप्त हो रहा है इसलिए हमें खत्म करना होगा। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के वोटर्स को वोट देना भी चाहिए, मतलब उनको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि क्या काम किया गया है उनके लिए बीते 10 बरस में, उसका आकलन करते हुए वोट करना चाहिए। बाकी जो लोग समाज को या देश को या प्रदेश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे कामयाब ना हो, ये भी जनता को सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2-2 का हिस्सा बनने के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।